The question itself, all of us here are married except one girl. So all those who are married, you can say why you have married, and you can tell why you would like to marry if you would marry. Generally about family growth. Okay, you wanted your family to grow. Yeah. तो फिर 35 साल में क्वाइट हो गया जैसे आपने पूछा मैं चंद्र करने के बाद भी शादी हो गया तो मैंने काल में चला गया मेरे पास में चला गया और काम कर गया सबसे पहले तो ये है कि जैसे गुजराती परिवार शादी करना ही पड़ता है हमें करना ही है तो कोई सोचता है करना है नहीं करना है उसको फैमिली से यही संस्कार मिला है कि आपको एक टाइम आपको शादी करना है फिर दूसरा हम ये भी देखते हैं कि बिना अभी शादी नहीं करोगे तो आपका जो ग्रोथ है या जो भी बॉडी नीड भी होता है वो सबके लिए भी शादी देखो कर जाओ ऐसा नहीं कि शादी सिर्फ धर्म के लिए करते हैं या वो अपनी बॉडी बायोलॉजिकल नीड भी होती है जो आप प्रभु का करेगा वही नहीं हो सकता कुछ तो होगा। एक्चुअली प्रभु जी ने बताया कि मैं गुजराती फैमिली में तो शादी जरूरी है। ऐसे हर एक उसमें जो हमारे अलग अलग भाषा वाले उन लोगों के रहता है कि हमारे गुजरात में क्या रहती है लड़की जैसी यंग हुई 10 साल की तो उसका शादी करना चाहिए। तो हम यहाँ पर सब एक एक करके बोल रहे हैं कि हमने विवाह क्यों किया। तो आप भी बोलिए, आपका नाम बोलिए और फिर आप। मेरा नाम रश्मिता। अच्छा, रश्मिता तो आपने विवाह जब किया तो क्यों किया? मम्मी पापा। अच्छा, मम्मी पापा ने कहा इसलिए कर दिया। अध्यात्मक बिटिया उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा भी। तो ये हमारे भारतीय कल्चर का एक बहुत ही उत्तम ये है कि विवाह करना है तो एक बाद में हो जाता है। ये टाइम वही था हम लोगों को इतना मतलब बात करना फिर एक्सपोज होना बाहर जाना मिलना वो सब वाला नहीं था। तो मम्मी पापा बोलते थे ये सही है तो ये सही है। आपके परिवार के साथ आप यही रहते हैं, निराल में रहते हैं? हाँ। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? बेटा बेटा क्या करते हैं? अभी 10th का एग्जाम। तो आपको कैसा लग रहा है अभी तो मतलब आपने जो विवाह किया कुछ सालों पहले तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अभी तो पूरा बच्चे के ऊपर वो मतलब कैसा होता है अभी वो कैसा पढ़ना चाहता है करना चाहता है अभी वो हमारा मतलब रिस्पांसिबिलिटी मतलब ये आपने बहुत साल पहले विवाह किया उसका आपको क्या लग रहा है? अच्छा किया मैंने, अच्छा निर्णय था या पता नहीं मैंने क्यों विवाह किया? वो तो आंसर आपका मिला नहीं। ठीक है, आप कंफ्यूजन में। वो प्रभु जी मतलब भगवान के पास है वो मतलब उनको देखते हैं ना वो फिर भगवान के साथ बातचीत होता है वो आज तक तो मिला नहीं सोल्यूशन। ठीक, थैंक यू, आपने आपके विचार बताए। माता जी आप करिए। जब शादी हुई तो ऐसा कुछ था कि मैं जैसे हमारे देश का जैसे आपने कहा कि कल्चर ही है ये वैसे ही करते हैं तो हम अपना नहीं था कि भाई क्यों करते किसके करते बस करनी है करनी। लेकिन 80 सालों के बाद मेरी शादी को जैसे 35 साल हो गए तो मुझे लगता है कि शादी तो करनी चाहिए। बिल्कुल इंसान भटक भी सकते हैं जैसे मम्मी साहब हम शादी के बाद एक के साथ लॉयल रह सकते हैं और 2 शादी करते हैं तो फिर 2 परिवार भी मिलते हैं तो समाज 2 परिवार का मिलन भी होता है। तो यस, कुछ लोग कहते हैं कि आपने विवाह क्यों किया तो कुछ हाँ बोलते हैं मिस्टेक। ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन ऐसे भी बोलते हैं लोग कि बहुत बड़ी मिस्टेक गलती कर दी मैंने। फिर कुछ लोग कहते हैं भाई आई गॉट अ जॉब ना अभी और क्या मुझे शादी करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मुझे प्रपोज किया तो मैं ना नहीं बोल सकी नहीं बोल सका। फिर आई वांट टू हैव अ कंपेनियन इन लाइफ, आई फील लोनली, इसलिए मैंने विवाह किया। वी मेट, वी सॉ ईच अदर एंड वी फेल इन लव, कुछ मेरी तरह। फिर ऑल हैव टू दैट, सबको करना चाहिए जैसे अभी बताया कुछ लोगों ने, इसलिए किया। और वो प्रॉब्लम्स की बात है उनकी जो नीड्स है वो अनमेट है, उनकी जो आवश्यकताएं वो पूर्ण नहीं हुई और फिर इसकी वजह से उनको फ्रस्ट्रेशन डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो वो क्या क्या आवश्यकताएं हैं, तो जैसे नई नई जब शादी होती है विवाह होता है तो पहले 2 वर्षों में उनको केवल एक्सप्लोरिंग, वो चाहते हैं जानना, उनको इसीलिए एक दूसरे को जानना, इसलिए उनको प्राइवेसी की आवश्यकता होती है, उन्हें अटेंशन की आवश्यकता होती है ज़्यादा प्रखरता से, उनके अंदर इंटीमेसी की आवश्यकता होती है, उन्हें रोमांस की आवश्यकता होती है। जब नया नया विवाह होता है तो ये सब ज़्यादा करके डोमिनेटिंगली दीज आर द ये सारी आवश्यकताएं विशेष करके होती है। लेकिन जैसे ही मतलब अभी जो पिछले 15-20 साल से मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ उसमें मैं जो देखा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 3 और 9 के जैसे शादी होकर विवाह होकर 3 या 9 साल के बीच में जैसे हो जाते हैं तो वो तो होती ही है, उनको प्राइवेसी फ्री भी चाहिए होती है, अटेंशन होगा मतलब चाहिए होता ही है, इंटीमेसी रोमांस भी चाहिए, परंतु उनका जो मेन फोकस है वो वहाँ से हटकर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर ज़्यादा होता है कि भाई मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे परफेक्शन चाहिए, मुझे ओरिजिनलिटी चाहिए। मतलब जो तुम कहते थे कि मैं तुम्हारे चांद तोड़ के लाऊंगा, मैं तुम्हारे तारे तोड़ के लाऊंगा, भाई तुम धनिया लाओगे क्या? भाई मैंने तुमको कहा था कि जो अचार है वो मामू जी को देना, आप किसको लेके आए? तो वी नीड परफेक्शन। तो ये जब हो जाता है कुछ वर्ष के बाद, जैसे बच्चे होते हैं 2-3 वर्ष के बाद से बच्चे होते हैं तो हमें वी नीड मोर परफेक्शन इन फ्रॉम ईच अदर, वी ट्राई टू एक्सपेक्ट दैट देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकन बाय अभी मैं जब तक एटलीस्ट मैं खाना पकाना तो तुम बच्चे को तो देखो,
भाई मैं ये करूँ तो वो तो करूँ, तो एक एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, और फिर 10 वर्ष के बाद ऑलमोस्ट जैसे स्टेबिलिटी इस अधिकांश लोगों के अंदर स्टेबिलिटी आती है, वो स्टेबिलिटी आवश्यक है, क्योंकि 10 वर्ष के बाद उनके जो बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, 4 वर्ष के 5 वर्ष के जो होते हैं, तो उनको एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप माता पिता का देखना बहुत आवश्यक होता है। तो ये हमारी नीड्स हैं, तो ये सारी नीड्स जो मैंने कहे, जैसे 10 वर्ष के बाद किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उन्हें अडैप्टिंग फ्रॉम ईच अदर, पीस, शांति और स्टेबिलिटी, तो ये सब आवश्यक है, मतलब फोकस उधर रहता है। तो ये सारी जब नीड्स नहीं हो पाती है उस वक्त, तब फिर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसलिए वो इंश्योर करना बहुत आवश्यक है कि भाई अब ये नए हैं तो इनको प्राइवेसी की आवश्यकता है इनको, तो वो अगर नहीं मिले तो फिर वो भले तमाशा ना हो, फिर भी वो अंदर रह जाता है, कभी ना कभी तो उसका टाइम वो बढ़ जाता है। तो समय समय पर विवाह में ये सारे मिलने आवश्यक है चीज़ें। तो प्रॉब्लम्स, इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो जितने भी मैंने गो थ्रू किए हैं वो मैंने यहाँ पर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द टॉलरेंट मेंबर, अगर कोई सहन कर रहा है तो उसको और उसका शोषण करो, या तो फिर नो सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर, और किसी का एक के ऊपर ही सब कुछ है, या तो वो ऐसे भी बहुत सारे आजकल फेमिनिस्ट लोगों का ज़माना है, लेकिन वो बहुत उनको मैंने ये करते हुए देखा है, सहन करते हुए देखा है, मतलब ऑफिस जाने से पहले पूरा खाना भी पकाना है और फिर जाके आने के बाद फिर गाली भी खाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो 2 प्रॉब्लम्स होते हैं। एक प्रॉब्लम होता है कि महीना समाप्त होने के बाद बहुत सारा पैसा बचा है, क्या करें और दूसरा प्रॉब्लम है कि पैसा समाप्त होने के बाद बहुत सारा महीना बाकी है, अभी क्या करें। तो ये अधिकांश लोगों का ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि कैसे बजटिंग करें। चिल्ड्रन एजुकेशन अनअफोर्डेबल, अनमैनेजेबल, इनएबिलिटी टू हैंडल डिफिकल्ट पीपल इन फैमिली। कभी कभी कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि बाकी लोगों को कैसे उनको टैकल करके समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका स्वभाव समझ में नहीं आता है लोगों को। अनजस्टिफाइड इंसेंसिटिव स्क्रीन एक्सपोजर, आज तो रैम्पेंट है सब जगह पर कि स्क्रीन एक्सपोजर, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। स्पेशली स्कूल के जो बच्चे हैं वो जब आते हैं तो उनका ये मेन प्रॉब्लम उनका रहता है स्क्रीन एक्सपोजर, इसलिए उनको फोकस, स्टडीज में फोकस कम रहता है। लैक ऑफ क्वालिटी टाइम अमंग्स फैमिली मेंबर्स, तो पूरा परिवार एक साथ है और क्योंकि वो ऊपर वाला जो है स्क्रीन एक्सपोजर एक साथ है, परंतु फिर भी जैसे उस मूवी में भी हमने देखा एक साथ है परंतु फिर भी एक साथ नहीं है। ये कहीं अमेरिका में है, ये कहीं ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अफ्रीका में है और कोई क्रिकेट ग्राउंड में तो एक साथ बैठकर भी कोई एक साथ नहीं है। देन अब्यूज, नेगलेक्ट ऑफ चिल्ड्रन, एक्सपीरियंस एट बेबी सिटिंग, गलत, उनको बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है व्यवहार समाज में और माता पिता को मालूम नहीं है, या शायद वो ऑफिस में है, तो ये एक प्रॉब्लम है। एडिक्शन है, अभी हमारे भक्तों के परिवार में भी हमको देखने मिलता है कि एडिक्शन की वजह से पूरा परिवार प्रॉब्लम में है। रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ चिल्ड्रन, गलत संग, फोकस इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन इन स्टडीज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, सिबलिंग राइवलरी, बैलेंसिंग बिटवीन वर्क एंड पेरेंटिंग, मतलब सब देखना ही पड़ता है, डबल इंजिन आवश्यक है, क्या करें। इसकी वजह से इसीलिए अगर दादा दादी हैं घर पे तो बहुत भाग्य की बात है। तो 3 generations लिविंग टुगेदर, दैट इज ऑल्सो अ वेरी ग्रेट सक्सेस इन फैमिली लाइफ। फिर आर्ग्यूमेंट्स, डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि किसी का भी अभी आजकल मन को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतने सारी प्रॉब्लम्स में रहना है और फिर अगर एक दूसरे का स्वभाव को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर ये आगे की ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। डाइवोर्स और सिंगल पेरेंटिंग, हार्मनी बिटवीन 3 generations, जैसे मैंने कहा वो एक चैलेंज है। आइए, मेजर सिकनेस, अगर कोई एक अगर बीमार पड़ जाता है तो फिर पूरे परिवार को उसको झेलना पड़ता है। रिस्पेक्ट इश्यूज विद एल्डर्स, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो वरिष्ठ हैं उनको न मिलना, तो ये प्रॉब्लम है। हाइजीन एंड टाइडीनेस इश्यूज, तो घर पे स्वच्छता का पालन न होना, उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो द रेवल्यूशन, दीज आर ऑल सरफेस लेवल प्रॉब्लम्स। ये मुख्य प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मुख्य प्रॉब्लम क्या है, तो वैसे देखा जाए तो ये सब को अगर हम निचोड़ कर देखें तो 2 विशेष है कि वन इज एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट एंड सेकंड इज नो एप्रिसिएशन फॉर व्हाट यू डू। तो अगर हम ये 2 को ठीक तरह से अपने जीवन में उतारें, एक्सपेक्टेशन ही मालूम नहीं पड़ती कि इनकी एक्सपेक्टेशन क्या चाहते क्या है। जो भी प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो वो एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को जानते नहीं है कि ये इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये इनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका कर्तव्य क्या है, इसका अधिकार क्या है, इसका अधिकार क्या है, इसका मतलब जो मेरा अधिकार है वो सामने वाले का कर्तव्य है और उसका जो अधिकार है वो मेरा कर्तव्य है। तो इसको समझना कि इसका अधिकार क्या है और मेरा अधिकार क्या है, तो फिर एक दूसरे के कर्तव्य भी हम समझ सकते हैं। तो 3 एलिमेंट्स ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप, इस सेमिनार में केवल हम 3 चीजों पर चर्चा कर रहे हैं आज। पहला है गिविंग द स्टेटस ऑफ बेटर हाफ, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग द पार्टनर और तीसरा है कम्युनिकेटिंग राइटली। तो बेटर हाफ, तो हम जब हाफ कहते हैं बेटर हाफ, तो विवाह में अगर यश हमें पाना है
तो एक सक्सेसफुल परिवार में कौन सी 4 चीजें होनी चाहिए? तो हाफ होना चाहिए। तो हाफ जी, अर्धांगिनी हाँ, बेटर हाफ मतलब हम जब बेटर हाफ बोलते हैं तो अर्धांगिनी बोलते हैं। और यहाँ पर हाफ का जो मतलब है वो अलग मैं बता रहा हूँ कि हाफ एक एनाग्राम बन के H इज हार्मनी, A इज अकम्प्लिशमेंट, L इज लव और F इज फ्रीडम। तो अगर हमारे अंदर, अगर हमारा विवाह, अगर हमारा परिवार अगर यशस्वी होना है तो उसमें पहले तो समस्या होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। तो कैसे होगी? अगर धर्म का पालन है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 चीजें हमारे परिवार के लिए आवश्यक है। परिवार में ये 4 चीजें अगर हम हासिल करें तो धर्म अगर ठीक तरह से स्थापित हो तो हार्मनी बनाए रख सकते हैं। हार्मनी आने के लिए सबसे पहले तो हमारे अंदर रुचि होनी चाहिए और सामर्थ्य होना चाहिए। रुचि और सामर्थ्य अगर है, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, भोजन का उदाहरण अच्छा रहता है तो मुझे खाने को अच्छा लगता है, मेरी पत्नी को रुचि होनी चाहिए, हम मराठी में बोलते हैं सुगरण, तो रुचि होनी चाहिए पकाने के लिए। और दूसरा, सिर्फ रुचि नहीं तो उसको एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए तो ये अगर उसके पास है, और अगर मेरे पास उसको स्तुति करने की कला है और इच्छा है, स्तुति करने की रुचि है कि क्या सुंदर पका है, तो दैट इज द बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जिसको रुचि है उसको एक्सपर्टीज नहीं है, ये देखो मैंने आज बनाया, पका है और खाइए, और उसको खाना बनाया बहुत अच्छा है, बहुत उसको स्तुति आती है, इसलिए हार्मनी है। लेकिन अगर उसको गोली मारनी आती है ये क्या बनाया तुमने, कहा किसने सिखाया तुमको, मेरे माँ जैसे बनाया नहीं है, तो फिर गया काम से तो नमक कम है और ये बाल क्यों आता है हर वक्त बार बार तो ऐसे मतलब ये हार्मनी के लिए बहुत आवश्यक चीज है कि रुचि भी होनी चाहिए कार्य में और एक्सपर्टीज भी होनी चाहिए, और एक दूसरे के कर्तव्यों को, एक दूसरे के अधिकारों को समझना चाहिए। अगर मेरा अधिकार है कि मुझे समय पर भोजन चाहिए तो उसका कर्तव्य है, लेकिन उसका क्या अधिकार है? फिर उसका अधिकार है कि जो मिले प्लेट में चुपचाप खा के स्तुति करो ये उसका भी अधिकार है जो हम कर्तव्य नहीं करते हैं। तो ये जो कर्तव्य और अधिकार का जो ये है, तो अधिकार मतलब हक और अधिकार में फर्क है। हक वो है जो उसको जन्मतः मिलता है, मेरा हक है, जैसे वो बोलते हैं ना जन्म सिद्ध अधिकार, मैंने इधर जन्म लिया है तो मेरा अधिकार है, हक है वो। लेकिन अधिकार मतलब क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन मतलब मैंने तपस्या की है तब मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है। तो तपस्या इज बहुत इंपॉर्टेंट, तपस्या से ही अधिकार प्राप्त होता है। तो अगर आप तपस्या करोगे तो ये तपस्या का जो पार्ट है वो कोई लेना नहीं चाहता, वो प्रॉब्लम है और सब कोई हक जताते हैं, तो इसीलिए फैमिली में प्रॉब्लम होते हैं। तो हार्मनी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा। आगे अकम्प्लिशमेंट, अगर एक परिवार एक साथ है लेकिन अगर उन्होंने अकम्प्लिश कुछ किया नहीं तो फिर वो बस ऐसे ही व्यर्थ जी रहे हैं सब। तो अकम्प्लिशमेंट होना चाहिए। तो अकम्प्लिशमेंट क्या है वो हम आगे देख लेते हैं। अकम्प्लिशमेंट पंचकोशी, जैसे मैं एक पंचकोश एक्सपर्ट करके यहाँ पर अभी नियुक्त किया गया हूँ, तो उस हिसाब से मैं अभी बता रहा हूँ कि अकम्प्लिशमेंट क्या होना चाहिए। तो भाई फिजिकल नीड्स, बेसिक नीड्स जो है, अन्नमय कोश, तो हमारा प्रोविजन, हमारा शेल्टर, क्लोथिंग, दैट मस्ट बी देयर। देन फिजियोलॉजिकल, देयर मस्ट बी सम एडवेंचर, देयर मस्ट बी चैलेंजेस, और उस चैलेंजेस को मात करने के लिए हमारे अंदर भी सामर्थ्य होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सिग्निफिकेंस होना चाहिए जीवन में। तो अगर ये नहीं है तो हमें जीवन में कोई रस, कोई आनंद नहीं होगा। तो परिवार है तो परिवार में चैलेंजेस होनी चाहिए, और चैलेंजेस को मात करने के लिए वो सिग्निफिकेंस होना चाहिए। फिर हमारी साइकोलॉजिकल नीड क्या है कि हमें सेल्फलेस लव, मुझे ऐसा परिवार चाहिए जहां पे मैं जैसा हूं वैसे मुझे स्वीकार करते हैं लोग। सेल्फलेस लव, ये आएगा ना तो बस परेशानी शुरू होगी हमारी, क्या करें, लेकिन उसका सब उसकी सारी जो आवश्यकता पूर्ण होती है उस घर में। तो क्यों? क्योंकि सेल्फलेस लव है। तो ऐसा एक माहौल अगर है घर में तो मतलब यस, दिस इज परफेक्ट। फिर कॉन्साइंटियस एक अकम्प्लिशमेंट, मतलब हमारे परिवार में अगर विकास है, ग्रोथ है, धर्म का पालन हो रहा है, राइचियसनेस, न्याय होता है, नीतिमत है सब, और हार्मनी, तो समरसता है, तो ये एक परिवार की अकम्प्लिशमेंट है। ये होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए सबको एक साथ उसमें जुट जाना चाहिए, तब ये हो सकता है। और अंतिम आनंदमय कोश में एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड के कृतज्ञता होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए और त्याग। तो ये एक परिवार की एक आवश्यकता है कि परिवार में भी त्याग करना चाहिए। किसके लिए परिवार त्याग करना चाहिए? केवल स्वार्थ के लिए नहीं, परिवार के अच्छे के लिए नहीं, तो समाज के लिए भी। एक परिवार, एक सही परिवार मतलब वो भी परिवार की आवश्यकता है कि उसने समाज के लिए खड़ा रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कुछ हो गया गली में और जा रहा है बच्चा है तो पूरा दस्तू मैंने देखा काटी भांडण लगे तू अपना देख, फिर वो बड़ा हो जाता है, माता पिता को भेज देता है ओल्ड असाइलम वृद्धाश्रमामध्ये पाठवलं आम्हाला, आम्ही याला लहानाचं मोठा केला, अहो तुम्ही शिकवलं ना आम्हाला, तुमचं बघ मी माझं बघतोय आता सो वो जब तक परिवार में वो घटक नहीं है कि त्याग, तपस्या, सेवा का भाव, तो वो घर में पहले सीखना चाहिए और फिर कैसे समाज में भी हमें वो देना चाहिए सेवा, वो भाव होना कि वो एक अकम्प्लिशमेंट है परिवार की।
फिर आता है प्रेम। तो प्रेम का मतलब है, प्रेम अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग उनकी व्याख्याएं हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पंचकोश की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जो भी हमारी जो नीड्स है, जो मैंने आप लोग ने अभी चर्चा की, वो अगर हमें प्राप्त नहीं होती है तो हम क्या करते हैं? जैसे बेसिक नीड्स जो है हमारी मूलभूत जो चीजें हैं, अगर वो नहीं प्राप्त होती किसी कारणवश, तो डू वी क्रिप, डू वी कंप्लेन, डू वी क्रिटिसाइज, तो वो उस वक्त पता चलता है कि कितना प्रेम है। जैसे भाई भाई का प्रेम हो या पति पत्नी का प्रेम हो, या तो उसमें हमें पता चलता है कि प्रेम वास्तविक कितना सेल्फलेस है। वो जब जो मनोमय कोश में जो प्राप्त होने वाली चीज है जब नहीं, जब उसका अभाव होता है, तो फिर कैसा? फिर फिजियोलॉजिकल, चाहे हम हमारी अमीरी हो या गरीबी हो, मान हो अपमान हो, या जीत हो हार हो, हर परिस्थिति में हम आगे इक्वालिटी को क्या बोलते हैं? समभाव। हम समभाव है क्या? तो वो जब दिखता है कि भाई इस व्यक्ति के अंदर सब्सटेंस है, जिसको कहते हैं प्रेम। या फिर साइकोलॉजिकल, इसमें देयर इज अफेक्शन फॉर ईच अदर। जो अगर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमारा मतों में भेद है लेकिन मनभेद नहीं है, तो अगर हमारा मतभेद भी अगर हो गया तो भी हम एक दूसरे के प्रति जो लगाव है वो ये नहीं होता, तो वो दर्शाता है प्रेम को। फिर ग्रोथ, कभी हम सब विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, हमारे परिवार के विकास के लिए, तो लेकिन जब वो नहीं हो रहा है सपोज, तो फिर हम उसमें भगवान की इच्छा देखते हैं क्या? तो ये भी बताता है कि हमारे अंदर उस वक्त प्रेम है या काम है। तो परिवार में अगर प्रेम है तो फिर हम एक दूसरे को कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम भगवान, चलो ये भगवान की इच्छा थी, हम और आगे बढ़ेंगे, हम एक दूसरे के साथ तो है, बस ये यश है और क्या चाहिए। तो ऐसा जो भाव है तो वो एक यश दिखाता है परिवार का। लास्ट में आनंदमय कोश में प्रैक्टिस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर रिस्पेक्टफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। कितनी भी परिस्थिति में प्रॉब्लम्स आए, परंतु हम एक साथ हैं या नहीं है, तो वो आनंदमय कोश में प्रेम दिखाता है। अंत में आता है फ्रीडम। तो फ्रीडम मतलब आजकल फ्रीडम और फ्री विल, ये दो अलग अलग वस्तुएं हैं। तो लोगों को लगता है कि फ्रीडम मतलब फ्री विल, तो फ्री विल का मतलब क्या है? मन, स्वेच्छाचार, मन जो बोला वो करना, उसको फ्री विल। लेकिन क्या वो फ्रीडम है? तो फ्रीडम क्या है? अभी हम फ्री है कि नहीं है? हम भारतीय नागरिक, अब फ्रीडम है कि नहीं है? देखा जाए तो आज वेस्ट बंगाल में फ्रीडम नहीं दिख रहा है, कश्मीर में कुछ समय पहले फ्रीडम नहीं दिख रहा था, है ना? तो फ्रीडम और फ्री विल, कुछ लोग अपना फ्री विल अधार्मिक रूप से दिखा रहे हैं फ्री विल, लेकिन उससे क्या होने वाला है? दे विल कम इन बॉन्डेज। तो फ्रीडम, वी आर ऑल फ्री बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनी क्राइम। मतलब देयर आर सर्टेन रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड, एंड बिकॉज वी आर फॉलोइंग दोस रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, देयरफॉर वी आर फ्री। अनुशासन, यस, अनुशासन। अगर हम उन रूल्स को अगर ब्रेक करते हैं तो तुरंत जेल में डाल दिए जाएंगे, मतलब फ्रीडम हमारा चला जाएगा, तो बॉन्डेज आ जाएगा। तो वैसे ही हमें परिवार में भी स्वेच्छाचार चाहिए या स्वातंत्र चाहिए? तो परिवार में क्या होना चाहिए? स्वातंत्र होना चाहिए, परंतु स्वातंत्र के बीच अनुशासन भी होना चाहिए। मतलब स्वतंत्रता नभ अगर हम देखेंगे, ये पूरा स्वतंत्र आकाश, उसमें अनुशासन का रेनबो होना चाहिए, इंद्रधनुष होना चाहिए। एक बहुत अच्छी कविता मैंने लिखी है, घर अपना कैसे हो, रम्य राजसी भव्य श्रीमंत सुवर्ण मंडित ऐश्वर्यवान हो, ऐसे हो या वैसे हो, अजी कैसे अपना मकान हो। महल सुशोभित भले ही ना हो, सादगी स्वच्छता शांति हो जिसमें, प्रेम का सागर आश्रय का पर्वत, स्वतंत्रता का नभ हो जिसमें, स्वतंत्रता के नभ पर चमके इंद्रधनुष अनुशासन का, धर्म संस्कृति का सूर्योदय किरण दिखाए आशा का, समरसता के कक्षों में हो अर्थपूर्ण पुरुषार्थ संभव, पड़ोसियों के संग मनाए धूमधाम से हर उत्सव, हर वस्तु की जगह हो और उसी जगह वह वस्तु मिले, आंगन में तुलसी महारानी रंगोलियों के बीच खिले, गौ माता का पावन दर्शन वृक्ष नीम पीपल का हो, हरि नाम का मधुर कीर्तन सायंकाल में चलता हो, सुव्यवस्थित हो हर कार्य जल्दबाजी कहीं भी ना हो, नियमित मार्गदर्शन हेतु साधु संतों का स्वागत हो, भय लोभ के भाव रहित बस रिश्तों का लाभ हो, हरि सहज आकर्षित हो जाए ऐसे गृहस्थ आश्रम। चलो धन्यवाद। तो ऐसा गृहस्थ आश्रम, मतलब हम जैसे वो फ्रीडम से वो बात आ गई मेरी कि अनुशासन, इंद्रधनुष अनुशासन का भी होना चाहिए, केवल स्वतंत्रता नहीं। तो वो अनुशासन यानी वो क्या है? तो इट इज द वर्ड ऑफ गॉड, भगवान की जो नियम जो उन्होंने बताए हैं उसका अगर पालन ठीक तरह से हो तब वो गृहस्थ आश्रम हो सकता है। तो अभी अंत में जो झगड़े होते हैं या मतलब भेद होते हैं या कभी कभी नाराजगी होती है एक दूसरे से, वो क्यों होती है वो समझने के लिए अगर हम स्वभाव विज्ञान, इससे बहुत सारे रंग बन जाते हैं। तो वैसे ही हमारे जो स्वभाव है, ये चार जो मुख्य
जो दोष है शरीर के, वात पित्त कफ और सम, इनके अलग अलग डिग्री, मतलब अलग अलग प्रतिशत अगर हम लोग ये लेंगे उसका परसेंटेज, तो उससे ये सारे संसार के अलग अलग स्वभाव है। तो अगर हम ये मूल स्वभाव समझ लें 4 प्रकार, तो ये जो वात वाले होते हैं उनको सैंग्विन कहते हैं, और जो पित्त प्रकृति के उनको कॉलेरिक बोलते हैं, जो जिनका स्वभाव सम होता है उनको मेलेंकोली बोलते हैं, और जो क्या कहते हैं जो कफ वाले हैं उनको फ्लेग्मेटिक बोलते हैं। तो उनके स्वभाव पहले हम जान लेते हैं और फिर आप अपने आप को समझिए कि कैसे हैं। और ये जो टॉपिक है ये खुद एक बहुत बड़ा 4 घंटे का टॉपिक है, उसमें सारे एक्सरसाइजेस वगैरह आते हैं, इसलिए हम वो नहीं लेंगे अभी, सिर्फ उसको ओवरव्यू देख रहे हैं। 4 प्रकार के कौन से होते हैं वो मैं सिर्फ बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन वो वर्कशॉप जो होता है उसमें हम बहुत गहराई से उसको ये करते हैं, तो उसमें हम फिर एक्सपर्ट भी बन जाते हैं वो वर्कशॉप में। सो ये जो पहली है वात प्रकृति, जिसको मैंने कहा सैंग्विन, उनकी बेसिक डिजायर जो होती है वो फन होती है, उनको मौज करने को अच्छा लगता है। अगर मौज नहीं प्राप्त हो रही उनको तो उनका उस प्रोजेक्ट से दिल उड़ जाएगा कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि इसमें मौज मजा नहीं आ रही है। तो उनको मजा आना, फन, वो उनका बेसिक डिजायर होता है। सो दे आर टॉकिंग टू यू, दे आर एनिमेटेड, लाइफ ऑफ द पार्टी, इमोशनल, हाईली एक्सट्रोवर्ट, उनको हाथ में माइक दो बस वो खुश, सबने मुझे अटेंशन देना चाहिए और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। तो ऐसा जो है ये उनका स्वभाव होता है। लेकिन इसकी वजह से उनके 2 वीकनेसेस भी होते हैं। तो उनके 2 वीकनेसेस क्या है, वो लोग बहुत रेस्टलेस होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, और दे आर वीक विल्ड, मतलब उनकी इच्छा शक्ति जो जरा कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि उनको वो तब तक ही करना है जब तक उसमें मजा है। तो मजा जाने के बाद फिर तपस्या उनको करने को नहीं होती, फिर वो प्रोजेक्ट किसी और को देता है, तू करो ये जरा। तो ऐसा ये उनका स्वभाव, ये बात प्रकृति वाले सैंग्विन होते हैं। उनकी इमोशनल नीड क्या है? अटेंशन। 4 लोग बैठकर अगर उनकी बात सुन रहे हैं उनको भूख भी नहीं लगेगी कि 4 लोग मुझे सुन रहे हैं बस, तो दे आर वेरी हैप्पी। दैट इज एन इमोशनल नीड, अटेंशन और अप्रूवल। मैं जो कह रहा हूँ लोगों ने कहना चाहिए कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत, तो वो उनको अच्छा लगता है वो करने के लिए, तो उनकी वैसे प्रकृति है, वात प्रकृति के लोगों का ऐसा ये स्वभाव है। कभी कभी लोग इनको समझते नहीं है, इसलिए फिर वो उनसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि वो समझते नहीं कि अरे भाई ये वात प्रकृति का ही सैंग्विन व्यक्ति है तो ये ऐसे करेगा। लेकिन अगर कभी सपोज पत्नी को समझ में नहीं आया, उस पत्नी अगर मेलेंकोली है, मतलब सम प्रकृति की, तो वो डिप्रेशन में जाएगी। मैंने 10 बार इनको बताया और ये समझ नहीं पा रहे, लेकिन नहीं, आप नहीं समझ रहे कि ये वात प्रकृति का व्यक्ति ऐसे करेगा, तो उसको आप स्वीकार करना बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो जीवन भर हम उनसे प्रॉब्लम में आएंगे। दूसरी है प्रकृति पित्त प्रकृति। इनकी बेसिक डिजायर क्या है? कंट्रोल। तो उन्हें ये भी सब अच्छा ही होता है, मतलब जो कंट्रोल करना चाहते हैं वो परिस्थिति, इमरजेंसी, उसको भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो दे हैव कंपल्सिव नीड फॉर चेंज, कि ये ऐसा परिवर्तन नहीं है मैं देखता हूँ, मतलब ऐसे रहते हैं, मतलब खुद करूँ करने वाले। तो जो सैंग्विन होते हैं, जो पहला हम लोग देखा बात प्रकृति वाले, वो बोलते बहुत है हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन ये लोग जो है ये करके दिखाते हैं, एक्चुअल करने वाले होते हैं। तो दे आर स्ट्रॉन्ग विल एंड डिसाइसिव, दे आर गोल ओरिएंटेड, दे ऑर्गेनाइज वेल, वो लोग ऑर्गेनाइज बहुत अच्छी तरह से करते हैं। दे नो द आर्ट ऑफ डेलीगेशन, कौन ये काम कौन करेगा उसको बुलाओ, उनको सब मालूम होता है कि किससे करवाना है कार्य, तो ऐसे वो रहते हैं। लेकिन उनका भी तो हर एक की जैसे गुण और दोष दोनों बता रहे हैं हम। अलंकार के बाद भी दोष ये है कि नेवर एक्सेप्ट दैट दे आर एट मिस्टेक, वो कभी मानेंगे नहीं, और दे आर रैश। अच्छा उनको बुरा लगा, जाओ 4 चपाती ज्यादा खा के आओ उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ऐसे है वो। तो और मतलब उनका एक स्वभाव ऐसा है कि अदर माई वे और हाईवे तो क्योंकि वो जानते हैं कि वो सही है, और अधिकांश वक्त वो सही ही होते हैं, क्योंकि उनको दिखता है और वैसे ही वो बोलते हैं। दे आर टास्क ओरिएंटेड, दे आर नॉट पीपल ओरिएंटेड कि भाई ऐसा बोलो उनको बुरा लगेगा। ये किसका स्वभाव है? वो सैंग्विन वाले का स्वभाव, प्रकृति का है, इसलिए वो बहुत प्रेम से बात करेगा। इनको वो काम से मतलब है, व्यक्ति से मतलब नहीं है। तो ऐसे है। फिर इनकी इमोशनल नीड क्या है? एप्रिसिएशन फॉर देयर अचीवमेंट्स। इनको मीठी मीठी भाषा से कुछ बोलो तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। अगर बोले ना तुम बहुत ही अकम्प्लिशमेंट्स आपकी बहुत है, कौन से अकम्प्लिशमेंट देखे तुमने, ऐसे पूछेंगे वो मतलब दे आर इंटरेस्टेड इन, तुम ऐसे ही मुझे चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे नहीं कर सकते हो। इफ यू आर एक्चुअली नोइंग हाउ इफेक्टिव आई एम, तो बात है ऐसे। सो एप्रिसिएशन फॉर देयर अचीवमेंट्स, बॉटम लाइन जैसे मैंने कहा माय वे और हाई वे। तो ये एक पित्त प्रकृति के कॉलरिक व्यक्ति इसको कहते हैं। फिर आता है सम प्रकृति के लोग, जिसमें तीनों का बैलेंस होता है। तो ये जो है इनका बेसिक डिजाइन होता है परफेक्शन। इनको हर चीज परफेक्ट करनी होती है। अगर उनको पिकनिक जाना है तो पिकनिक के 2 दिन पहले से वो लिस्ट बनाएंगे, पिन भी लेनी है, जैम लगाने के लिए छुरी भी लगेगी, चम्मच लगेगा, फिर सब पूरा परफेक्शनिस्ट रहते हैं। उनके पास सारे ग्राफ, लिस्ट्स और ये सब उनके पास पूरा कंप्यूटर में एक्सेल शीट बनाएंगे। और फिर ऐसे, और वात प्रकृति का व्यक्ति कैसा है? गाड़ी में बैठने का बिल्कुल कहाँ जाना है आपको बताओ तो वो वात प्रकृति का व्यक्ति है। और जो मेलेंकोली है वो पूरा उसमें रात बिताएगा पूरा प्लानिंग करने में, और ऐसा करना है वैसे करना है। तो सोचिए अगर जो पत्नी अगर मेलेंकोली है सम प्रकृति की, और अगर पति अगर वात प्रकृति का है तो फिर तो बेचारी उसकी कितनी। तो ये ऐसे प्रकार के बहुत सारे केसेस जब आते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। कौन सही होता है कौन गलत होता है? कोई गलत नहीं होता, दोनों सही होते हैं। सिर्फ एक दूसरे के जो स्वभाव है वो मेल नहीं खाते हैं, और एक दूसरे को समझते नहीं है लोग, इसीलिए झगड़े होते हैं। क्योंकि दोनों के जो इंटेंशंस हैं वो कभी बुरे नहीं होते, दोनों एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं और वो चाहते हैं कि वो सामने वाला खुश हो।
लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाते, उनमें वो कैपेबिलिटी नहीं होती है, उनमें वो, तो इसीलिए ये समझना बहुत आवश्यक है। और समझने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उन्हें स्वीकार करना, उन्हें माफ करना, ये तो उसके आगे का एवरेस्ट है। तो ये सब इसीलिए हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं जीवन में। तो इसलिए पहले तो समझ ले, तो पहली बात है, पहला स्टेप है कि भाई पहले समझ लेते हैं एक दूसरे को। तो मेरा स्वभाव आपको कैसा लग रहा है, पहले चारों होने दो फिर बात करते हैं। लास्ट है कफ प्रकृति। तो जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनका जो बेसिक डिजायर है वो होता है शांत। तो इसीलिए दे आर पीसफुल, लेस एंग्री, लॉजिकल, नेवर इंपल्सिव, रिलायबल, लॉयल टू पेशेंट्स, काम, कूल एंड कलेक्टेड, दे आर पेशेंट एंड वेल बैलेंस्ड, he connects with everyone। क्यों, मतलब कोई अगर बोलने को आया तो सुन लेते हैं पूरा, तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा, इज अ वेरी नाइस रीडिंगर, वो काउंसलिंग बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि सब सुन रहे हैं ना। तो लोग सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं जो साइकोलॉजिकल स्पेस देते हैं हमारे विचारों को रखने के लिए, ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं। तो देयर वीकनेस, इनका वीकनेस क्या है, दे रिमेन अनइंथुसियास्टिक, वरी साइलेंटली एंड कैनॉट टेक डिसीजंस। ये डिसीजन नहीं लेते, क्यों नहीं लेते मालूम है? हाँ, शांत है और डिसीजन नहीं लेते, क्यों? हाँ नहीं, लेकिन डिसीजन नहीं लेते, क्यों? क्योंकि डिसीजन तो अगर मैं लूंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा और मैं शांति प्रिय आदमी हूँ, मुझे ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए मैं ज्यादा डिसीजन भी नहीं लेता हूँ। अगर कोई उनके पास बहुत अच्छा बड़ा प्लान लेके जाएगा, क्या ये करते, तो उसमें वो 10 खामियां बताएगा कि क्यों नहीं हो सकता है तो ऐसा ये इनका वीकनेस ये है कि दे रिमेन अनइंथुसियास्टिक, दे वरी साइलेंटली एंड कैनॉट टेक डिसीजंस बिकॉज ऑफ देयर स्वभाव, क्योंकि उनकी आवश्यकता शांति है। लेकिन अच्छा इसी बैठे, ठीक है, क्यों अभी जाने कर, तो ऐसा उनका एक स्वभाव होता है। फिर इमोशनल नीड्स, उनकी इमोशनल नीड क्या है, दे नीड एनकरेजमेंट। अगर उनसे कुछ करवाना है तो उनको आपको एनकरेज करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसा जब ये 4 अलग अलग लोग हैं अलग अलग स्वभाव के, तो वो जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो क्या होता है, देयर आर 10 कॉम्बिनेशंस, मतलब सैंग्विन विद सैंग्विन, सैंग्विन विद कॉलरिक, सैंग्विन विद मेलैंकोली, सैंग्विन विद फ्लेगमेटिक, फिर कॉलरिक विद कॉलरिक, कॉलरिक विद मेलैंकोली, कॉलरिक विद फ्लेगमेटिक, ऐसे अगर करेंगे तो 10 पॉसिबिलिटीज आती है उसमें। तो वो 10 पॉसिबिलिटीज में किसने क्या करना चाहिए वो एक अच्छी तरह से उसमें हम वर्कशॉप में बताते हैं कि तो पहले तो स्वभाव जान लेना चाहिए कि भाई ये कॉलरिक है, ये मेलैंकोली है, ओके, तो इनमें कैसा होना चाहिए, किसने लीड लेना चाहिए। तो मेलैंकोली क्या करता है, मेलैंकोली मतलब जो सम प्रकृति का है, जो जिसकी डिजायर है परफेक्शन, ठीक है। ये 4 चीजें समझ में आ गई आपको। पहला है वाद, वाद वाले का बेसिक डिजायर क्या है, फन। जो कॉलरिक है, जो पित्त प्रकृति का है, उसका क्या है, जो पित्त प्रकृति का है उसका बेसिक डिजायर है कंट्रोल, ठीक है ना, उसको कंट्रोल चाहिए, कोई ना कोई तो चाहिए इसको कंट्रोल करे, ऐसा। और तीसरा जो है सम प्रकृति का, उसकी बेसिक डिजायर क्या है, परफेक्शन, उसको सब कुछ परफेक्ट करना है। और जो अंतिम है कफ प्रकृति का, उसकी बेसिक डिजायर क्या है, तो जो सम प्रकृति का है, जिसकी बेसिक डिजायर है परफेक्शन, वो सब परफेक्ट करते 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 उसको समय लगता है, क्योंकि उसको समय मतलब परफेक्ट करना है सब। और जो कॉलरिक है, अगर उसका दोस्त है, तो उसको क्या चाहिए, टाइम पे सब काम होना चाहिए बस क्या है, मैं तो सही कर रहा हूँ एकदम परफेक्ट, तो और 2 दिन तो मैं एकदम ठीक करूंगा, एकदम ठीक नहीं, मुझे आज चाहिए, तो जैसा ये दे दो। वो कॉलरिक का वो स्वभाव होता है। और जो मेलैंकोली वाला है, वो उसको परफेक्शन की वजह से उसको, तो इसलिए एक दूसरे से, और क्योंकि परफेक्शनिस्ट जो है वो सब परफेक्ट चाहता है, इसलिए वो हर वक्त डिप्रेशन में रहता है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट है ही नहीं, और सब नहीं है ऐसा, वो ऐसा नहीं। और वो होता है कि मैंने इसको बोला था कल कि जब तुम पेज दबाते हो तो पीछे से दबाओ, बीच में दबा देता है तो फिर प्रॉब्लम होता है, और फिर वो दूसरे दिन दिखता है वो फिर से वही दबा हुआ है, और फिर वो ठीक करके रखता है, तो वो वाले को क्या लगता है कि हाँ कितना अच्छा है, मैं बीच में दबाता हूँ उसको अच्छा लगता है, तो हर लोग बीच में दबाता है, मतलब वो उसको समझ नहीं रहा है, वो उसको समझ नहीं रहा है, और वो उसको बोलता क्यों नहीं है, क्योंकि इस परफेक्शनिस्ट को सोचता है कि वो समझ जाएगा, क्योंकि वो डीप है तो वो समझ जाएगा, और वो तो समझ नहीं रहा, उसको मालूम ही नहीं कि उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा ये बहुत बार ऐसा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है पति पत्नी में। हाँ वही तो उसको उनको कंट्रोल करने को मालूम नहीं कि कैसे कंट्रोल करें। अच्छा, लेकिन ये जो है क्योंकि क्या बोलते उसको डिप्रेस रहता है, इसलिए वाद प्रकृति का व्यक्ति जो बहुत ही वातुनी और उत्साही और जोक मारने वाला होता है, इसकी जो कमी है वो पूरी कर देता है, तो उसको उसके साथ रहने को बहुत अच्छा लगता है, बात बहुत अच्छी करता है, तो उसका डिप्रेशन चला जाता है। लेकिन जब कार्य करने का वक्त आता है तो ये उसको समझ नहीं पाता है, तो कुछ जगह पे ये उसको समझता नहीं है और कभी ये उसको समझता नहीं है, इसलिए उन दोनों में प्रॉब्लम होता है। तो ये स्वभाव को एक दूसरे के समझना ये बहुत ही कम, इसमें मैंने केवल 15 मिनट में ही खत्म कर दिया है टॉपिक, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत विस्तार से हमको ये देखना चाहिए हर एक का इमोशनल नीड्स, उनको कैसे उससे कनेक्टेड है, वो सब बात हम वर्कशॉप में करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग द पार्टनर को हम यहीं पर रोककर हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। जो मैंने कहा कि 3 चीजें हम देख रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द बेटर हाफ, सेकंड इज दिस अंडरस्टैंड द पार्टनर, मतलब उनका स्वभाव, और तीसरी बात है कि कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम अंडरस्टैंड कर लिया है, चलो ठीक है समझ गए, स्वभाव समझ गए, लेकिन संवाद ये करना,
सामने वाले व्यक्ति के साथ, तो वो संवाद करने की भी एक टेक्निक होती है जो बहुत सारे लोगों को हमारे इस बार में हम लोग बोलते हैं दृढ़ अभी सुनी चाहिए ना जरूर अभी सही सुना हमारी ना मान लेना कीर्तनिया सदा हरि। कैसे कैसे नम्र बने, कैसे सहनशील बने, कैसे दूसरों का आदर करें और कैसे हम आदर की अपेक्षा न करें। तो कैसे जब पूछते तो उसका सवाल का जवाब बहुत कठिन है देना। तो उसका जवाब, उसका उत्तर क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर हम हमारे कम्युनिकेशन में अगर सही रहे, तो अभी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नहीं है वरना मैं लिखे क्योंकि मैंने इसमें डाला नहीं है, जस्ट फटाफट बोल देता हूँ। केवल 4 चीज़ें अगर हम ठीक तरह से ध्यान रखें जब भी हम अपना मुंह खोले बात करने के लिए, केवल 4 चीज़ें हमें देखनी है। और वो 4 चीज़ें क्या है? सबसे पहले तो हम जब भी बोलेंगे, बोलने से पहले हमें जो भी बोलेंगे हमें ऑब्जर्वेशन बोलना है। हम ऑब्जर्वेशन नहीं न बोलते हुए हम जजमेंट बोलते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो वो बहुत लेट आए, रवि बहुत लेट आता है, हर रोज लेट आता है, लेट करता है, तो ये ऑब्जर्वेशन है या जजमेंट है? जजमेंट है। जबकि वो हर रोज लेट आता है, 15-20 मिनट, 1 घंटा लेट आता है, सही बात है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं, अब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में व्हेनेवर यू स्पीक, कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि 3 चीजें होनी चाहिए, है ना? सबसे पहले तो सही होनी, सत्य होना चाहिए। दूसरा क्या है? वो नेसेसरी होना चाहिए। और तीसरा क्या है? वो मृदु होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए सामने वाले को, बोला तो भी। मतलब अगर बोलेगा ना दीपक तुम गधे हो, तो कैसा लगेगा तुमको? सबके सामने गधा बोल दिया तो बुरा लगता है ना। लेकिन अगर कैसे बोलूं, दीपक एक गधा है, देखो आता है, बुरा नहीं लगा उसको। तो जिस प्रकार से हम बोल रहे हैं, दैट एक्चुअली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट। तो कैसे बोले? तो मृदु होना चाहिए। तो इसके कुछ बेसिक आयाम है, कुछ बेसिक रूल्स हैं। तो सबसे पहले हम जो भी बोलेंगे तो उस बोलने में सत्य ही बोलना है, परंतु ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। जैसे बोला ना इज अ लेट कवर, तो हम उसके ऊपर एक स्टैम्प लगा रहे हैं कि लेट कवर है, ये लेट आता है, ये लेट है। तो नहीं, ये सही बात बोली आपने, सत्य तो बोली, लेकिन हम इसको कंपैशनेट, नॉन वायलेंट कैसे करें, इसको ऑब्जर्वेशन कैसे करें। तो ऑफिस में आने का समय 9 है, परसों के दिन वो 10 बजे आया, कल वो 10:30 बजे आया, आज 11 बजे आया। अब मैंने जो एग्जैक्ट टाइम बताई वो ऑब्जर्वेशन है। उसमें मैंने ये नहीं बोला कि वो लेट कवर है या वो हर रोज लेट आता है। जितने लोगों ने सुना उनको समझ में आया कि वो, और वो स्वयं भी हाँ सही बात है, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन है तो उसको गलत बोल ही नहीं सकता है, ऑब्जर्वेशन है भाई, तो सत्य है, सत्य भी है। और मैंने आपके ऊपर कोई ये नहीं डाला है, लांछन नहीं डाला है, मैंने सिर्फ एग्जैक्ट टाइम बताया है। तो संतोष बहुत बुरा फुटबॉल प्लेयर है, ये ऑब्जर्वेशन है कि जजमेंट है? जजमेंट। अब इसको अगर आपको ये करना है, ऑब्जर्वेशन के रूप में बोलना है, तो कैसे बोलेंगे? सही नहीं लगता, सही नहीं लगता, जजमेंट है। मैंने 10 साल में दीपक को गोल मारते हुए दिखा नहीं, मैंने जो दिखा वो मैं बता रहा हूँ। वो अच्छा है बुरा है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। तुम हर वक्त बिल्कुल उठपटांग बातें करती हो, ये ऐसे होता है कभी कभी झगड़े में। तुम हर वक्त इतने जोर से क्यों बातें करती हो? खुद जोर से बोल, मैं बोल रहा हूँ तुम जोर से बोल रही हो, तुम सुन। तो उसमें हम वी आर जजिंग ईच अदर। लेकिन अगर हमें उसी को ऑब्जर्वेशन में बात करनी है तो कैसे बोलेंगे? तुम्हें बड़े बोलने, तो ये तो तुम्हें बड़े बोलने की, बड़े आवाज बोलने की आवाज, तो ये भी जजमेंट हो गया। तुम स्लो बोल सकती है क्या? तुम स्लो बोल सकती हो क्या? वेरी गुड। अगर मैं बोलूं कि मुझे आवाज जो है ज्यादा सुनाई पड़ रही है, लगता है मुझे उससे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने किसकी बात की? अपनी बात की। तुम्हारा आवाज बहुत सही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मेरा ऑब्जर्वेशन में बता रहा हूँ। तो अगर ये सारी मतलब एक एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग वर्कशॉप में देते हैं और वो एक्चुअली करवाते हैं। तो वो अगर हम सीखें, मैंने जब ये पहली बार सीखा, मतलब लिया ये क्लास, तो मैं डिप्रेशन में गया क्योंकि मुझे समझ में आया कि मैं कितने सारे जजमेंट्स पास करते रहता हूँ दिन में, और मैं कभी ऑब्जर्वेशन बोल ही नहीं पा रहा हूँ। और बहुत सोचना पड़ रहा है, एक मिनट, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, तो मैं एक्चुअली देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है तो वरना जजमेंट पास करना तो बहुत ईजी है ना। तो इसीलिए फिर व्हेन यू बिकम ऑब्जर्वेंट, तो वो तब अपने आप नम्रता आती है और हम सहनशील भी बनते हैं। तुरंत बोलने से पहले बहुत बार सोचते हैं। तो whenever we talk, we should first think. तो whether it is right, whether it is helpful, whether it is not negative towards anyone, whether it is kind, तो ऐसा वो think का पूरा ये एनाग्राम बन जाता है उसमें। तो हमें ट्रुथफुल भी होना चाहिए, हेल्पफुल भी होना चाहिए। हमें जब हम बोलते हैं तो वो सब होना चाहिए। तो उसके लिए हमें ऑब्जर्वेंट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए उसमें। फिर दूसरा जो पहलू है वो है whenever we speak, we should speak our feelings. लोग अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते हैं, भावनाओं को प्रकट नहीं करते हैं।
और उसकी जगह पे हम अपने थॉट्स प्रकट करते हैं। तो हमारे थॉट्स नहीं, थॉट्स अगर आप गूगल जाओगे तो बहुत सारे थॉट्स पूरे जग वितरित करते रहते हैं, देयर लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थॉट्स एवरीवेयर, बट अपनी फीलिंग्स कोई व्यक्त नहीं करता, एक व्यक्ति ही व्यक्त करता है अपनी भावनाओं को, और वो भी अगर हम कंज्यूस ही करेंगे उसमें तो फिर प्रॉब्लम होता है। और इसलिए हमें फीलिंग्स बतानी चाहिए। तीसरा है, हमें अपनी नीड्स, हमारी आवश्यकताओं को बताना चाहिए। लोग अपनी आवश्यकता बताते नहीं है, क्यों? ईगो बीच में आ जाता है। लेकिन अगर हम अपनी आवश्यकताएं बताएंगे तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं, क्योंकि लोग जब हमारी आवश्यकता देखते तो दे कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस, एंड स्पेशली आवर पार्टनर्स, द कपल्स, द फैमिली मेंबर्स, इफ दे अंडरस्टैंड दैट दिस इज द नीड दे विल फुलफिल इट। बट हम अपनी आवश्यकता न बताते हुए सामने वाले की क्या आवश्यकता है तुरंत बता देते हैं तो फिर वो भी डिफेंसिव हो जाते हैं, और ये प्रॉब्लम है। और लास्ट है, चौथा इज रिक्वेस्ट। हम जब भी बात करें तो उसमें रिक्वेस्ट होनी चाहिए, विल यू बी विलिंग टू डू इट। मतलब हम उनको एक चॉइस भी दे रहे हैं, ना तो भी चलेगा, विल यू बी विलिंग टू डू इट। लेकिन जब वो नहीं रहता तो फिर कमांड हो जाता है कि ये करो, तो कमांड नहीं ना होते हुए उसे रिक्वेस्ट। जैसे बचपन में मैंने जब, मतलब मेरा बेटा तभी बहुत छोटा था, तो मैंने सीख के गया, चलो ऑब्जर्वेशन, फीलिंग, नीड, रिक्वेस्ट। अभी मैं घर पे जाता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है जब भी सब यहाँ पास आउट के क्लास तो सभी खड़े, तो मैं शामू को बोला, शामू ये जो when I see observation, when I see the toys scattered around, I feel sad. So because my need is cleanliness, so will you be willing to pick up the toys and keep? उसने बोला no. So मेरा पता चल गया कि मेरा जो पारा चढ़ रहा है, तो ये मैं सोचा काम नहीं करने वाला है कुछ भी। Third is need, ना? Third is need. लेकिन फिर भी सुबह माता जी के शब्दों पर मैंने श्रद्धा रख के फिर से मैंने उनको बोला कि will you be willing to lift it as I'm doing it along with me? तो फिर से मैं बोला no. फिर बोला भाई ये तो मुझे एक्चुअली करना पड़ेगा, इसमें टेक्निक की बात नहीं है। तो इट इज नॉट अ टेक्निक, इट इज एक्चुअली मेकिंग यू हम्बल। और फिर मैंने नो बोला तो मैं करता हूँ, मैंने उठाना शुरू कर दिया, तो उसने देखा कि आज पापा कुछ अलग दिख रहे हैं। तो उसने नो बोला था, फिर भी वो आके एक लाके मुझे देने लगा। तो आई रियलाइज्ड कि माय गॉड, इट इज नॉट जस्ट अ टेक्निक, कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट अ टेक्निक, इट गोज डीप इनटू योर कैरेक्टर। कि आर यू गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द थिंग और नॉट। तो जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, क्लियरनेस तो आप कर दोगे, अरे फोन कर दो, कोई हरी बोलाएगा, साफ करके जाएगा, ये लो 200 रुपये, ठाक पैसा पे तमाशा देख। तो वो तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट माय रिलेशनशिप विद माय चाइल्ड? तो उसमें जब यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इज द राइट साइंस, तो आपके अंदर वो ह्यूमिलिटी वगैरह वो भी धीरे धीरे पनप सकती है। तो आप फिर बर्ताव कैसा करना, व्यवहार, बिहेवियर, वो सब आपके कम्युनिकेशन से ही शुरुआत होती है। तो कम्युनिकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पावर ऑफ वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। वर्ड्स आर पावर, वर्ड्स आर योर पावर। यूज दोज वर्ड्स टू bring up your families, to help everyone in this world, to make this world a better place to live. Your mouth can spit venom, but it can also mend broken hearts. So please use your words, which will mend a wonderful home from a house. Thank you very much. तो उससे भी डिस्टर्ब होते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है, फिर इनडायरेक्टली सब कुछ बिगड़ता है। तो पारिवारिक स्वास्थ्य सुधार होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु जी बहुत सुंदर तरीके से हमको बताया, तो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अभी इसके आगे क्या होगा? इसके आगे बहुत सारी चीज मैं जैसे बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें करने लायक, सुनने लायक है। तो क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट आवर फैमिली वेलनेस क्वेश्चन। हमारे परिवार के स्वास्थ्य के बारे में जो पारिवारिक स्वास्थ्य का कोश है वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है पहले तो क्या करेंगे वो आगे प्रभु जी बताएंगे, हमें डिटेल में स्टडी करवाएंगे क्या पारिवारिक स्वास्थ्य कैसे मेंटेन किया जाता है, किस किस कोश के आधारित हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो वी नीड टू इक्विप आवरसेल्फ विद द राइट स्किल। हमें वो स्किल्स होने चाहिए, जैसे सेल्फ मोटिवेटेड हो सके, हम सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस होना चाहिए, हमें ये सारी चीजें हमारे पास भी होनी चाहिए। तो हम ये सारे स्किल्स अगर हमारे में बीच हमारे अंदर रहेंगे, देन ओनली वी कैन डू इट वेल। हमारा पारिवारिक स्वास्थ्य हम ठीक से कर सकते हैं। तो वी नीड टू गेट जेन्युइन टैंजिबल सॉल्यूशन। अभी हम सब ये बात कर रहे आए हैं बेटे, पर कुछ रियलिस्टिक टैंजिबल सॉल्यूशन होना चाहिए, नहीं कैसे हवा में बातें हो रही है बस। तो कुछ तो एक्सरसाइज होनी चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे गाइडेंस होना चाहिए कि आपसे ये मतलब है, ये केस स्टडीज लेनी चाहिए, तो वो सभी हम आपसे करवाएंगे। तो फ्रीडम 3 वर्कशॉप है, बेसिक, एडवांस और कंक्लूजन, ये 3 दिन का वर्कशॉप है। अभी तो हमने ये पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में जो भी कहा है, सुना है, अभी चर्चा की है, इसके बारे में पूरा 3 सेशन, पूरे 3 सेशन थे, 2 दिन के 8 घंटे के सेशन होते हैं, और ये बहुत डिटेल में स्टडी किया जाता है। तो बेसिक में क्या करेंगे, इम्पॉज टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू अवर लाइफ प्रॉब्लम्स। आपको हम एम्पावर करेंगे कि आप खुद से ही
अपने पारिवारिक जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो फाइंड कर सके, ढूंढ सके। फिर एडवांस में क्या होगा, प्रिवेंटिव मेजरमेंट दिए जाएंगे। पारिवारिक स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आई नहीं, आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम आई नहीं, इसलिए आप क्या सतर्कताएं बरतेंगे वो आपको बताया जाएगा। कंक्लूजन में क्या होगा, आप इतने पारिवारिक स्वास्थ्य से उजागर हो जाओगे कि आप आस पड़ोस के अपने फैमिली के अंदर जो भी रिलेटिव्स है उनको आप मार्गदर्शन कर सकोगे, और इसका सर्टिफिकेशन भी होगा कंक्लूजन का, तो दिया जाएगा। तो ये सब कुछ है ना, अगर फर्स्ट बेसिक वर्कशॉप ऑन फैमिली वेलनेस जो है वो अभी हमने प्लान किया हुआ है 31 मई 2025 सैटरडे होगा फ्रॉम 10:30 to 6:30। फिर सेकंड होगा 1 जून, सैटरडे संडे दोनों दिन प्रोग्राम होगा, पूरे 8-8 घंटे का ये सेशन है। तो ये जो सारा जो है ना पूरा बहुत बड़ा गैमेट है।